हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई भर बांह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रज़िया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाईखाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज आई, देखना बबुआ का खाना छू मत देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा, यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए ये रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, और मुझे मेले पेटिये में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई औघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा, न ये रूप रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती, और भर बांह की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता, वो कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। ये बोली थी रज़िया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खचिया लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुई थीं। मुंह से भाव साफ करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती वह सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची धोता। ये बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह ये भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए। किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और 1 कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं। जरा सा गर्दन हिलाकर, और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लंठे हिल हिल उठती, वो उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारिनों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रज़िया भी उसके पीछे हो लो। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्त्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रज़िया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रज़िया, ये दुल्हा तुम्हें पसंद है? उसका ये कहना कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह एक मुसलमानिन से। अब रज़िया की माँ ठठा रही थी और रज़िया सिमटकर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रज़िया चूड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है न। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रज़िया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ
बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारों के हाथों में चूड़ियां पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम हैं, बहुत मुलायम। नई बहुओं की यही राय थी। वे उसी के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती, वो नई नई खरीदारिनें फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वो कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद हैं? क्या शहरों में ऐसी ही बालियां पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती है, मैंने कहा है वो इस बार मुझे भी ले चलें। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत ये भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वो इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया बबुआजी को फुसला नहीं लीजियो। वो उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्चों से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वह बहनों को चूड़ियां पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहां एकत्र हो जाते हैं। क्या बहनों के प्रति अत्र भाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वो बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर कोड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को, और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चुहले करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू बड़ी महीन छुइयां हैं, जरा देखिएगा कहीं छटक न जाएं। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठठा लगाती है। अब वो अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हों, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाज और अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ीहारिन, ये रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है, इमारत शानदार थी। ज्यों-ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया, जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़ी, और मैंने मान लिया यह उसका पाती है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया, रजिया भी हंसी, बोली यह मेरा खाविंद है मालिक। खाविंद। बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाविंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने उस दिन यही रजिया आई, और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। ये लूंगी, वो लूंगी, और ये मुहमांगी चीजें नहीं मिली तो वह लूंगी की दुल्हन टापती रह जाएंगी। हट हट,
तू बबुआजी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा ये हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा, ये भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह ये हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए। मैं अब ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूं कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक युवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरों पर की रहस्यमय मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिटपिटा कर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस और उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उससे पूरब वो पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बड़ी आ रही है और निकट पहुंचकर यह कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए न। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग, नई चूड़ियाँ, सास सिंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ। पाउडर, किल्ट, क्या क्या चीजें हैं न। नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। फिर जरा सा रुककर बोली, सुना था आप यहाँ रहते हैं? मालिक में तो अक्सर आया करती हूँ। और यह जब तक पूछे कि अकेली हो या कि एक अधवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। ये हसन था। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, ये आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुहल। इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब न, जब मैंने जाने की बात की। हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूंस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारने हैं, हिंदू दर्जी हैं। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है।
किंतु रजिया ने ये खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पशोपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, ये भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? ये कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, ये शहर है, शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बात छुड़ाए और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, ले तो जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पिन्हा कर देखिए, कह खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में, तो वह हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पिन्हाता है या नहीं? और जब हसन कुछ शर्माया, वह बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठठाकर हंस पड़ी, इतने जोर से कि मैं चौंककर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस औघट घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज, चेहरे पर गरद गुबार का अंबार परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में जो ही मेरी जीप घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। ये रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ ये भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा, वह अपने को बड़भागी समझेगा। जिससे दो बातें कर लूंगा, वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थीं। जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो, यह क्या, वो रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियां, गोरे चेहरे पर वही नीली आंखें, वही भर बाह की कमीज, वही कुछ लंठे जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना। वह आती है, जबरन ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक, मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेताजी आज आपकी कलाई खुलकर रही। नहीं, ये सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा, कोई कह रहा है, कैसी शोक लड़की। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी, ये रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ बैककोट करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, ये लिपा पुता चिकन धुर धुर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। ये बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में। बहू रजिया, ये दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी ओ दादी। घर से निकल मालिक, दादा आ गए। किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले?
बीमारी के मैले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे। रजिया ने अपनी पोती को भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवागाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है न। उसकी दोनों पतोहुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली, रूखी सूखी। किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियां कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकर जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थीं। और अरे चमक उठी हैं आज फिर वे चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लंठें, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ श्वेत बना दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।